हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 19 और 20 नवंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखें, क्योंकि कल हमने न्यूज़पेपर आपको नहीं प्रोवाइड किया था। तो आज मैं पूरा न्यूज़पेपर कवर करूंगा आप लोगों के लिए आज के न्यूज़पेपर में। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि केवल और केवल 4 न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर में अच्छी हैं। आप पूरा पेपर पढ़ने की गलती मत करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर लीजिएगा। आज के पेपर में केवल 4 न्यूज़ हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले शुरू करेंगे आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है सिडनी डायलॉग। सिडनी डायलॉग किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आपके सामने है, साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, दूसरा है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीसरा है ग्लोबल एंटी टेररिज्म एफर्ट्स, चौथा है आपका वैक्सीन प्रोडक्शन एंड आईपीआर। तो आपके लिए सवाल है कि सिडनी डायलॉग इनमें से किससे एसोसिएटेड है, ठीक है ना। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। विद रेफरेंस टू S-400 ट्रायम्फ मिसाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ लॉन्ग रेंज मोबाइल एंड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैविंग एन ऑपरेशनल रेंज ऑफ ओवर 400 किलोमीटर। दूसरा कह रहा है कि इट कैन एंगेज विद एरियल टारगेट सच एज एयरक्राफ्ट एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स ओनली। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज लापिस लजूली कॉरिडोर समटाइम्स सीन इन न्यूज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से किसके बीच में है लापिस लजूली कॉरिडोर? आपको बताना है। द फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, सेकंड इज चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, थर्ड इज टर्की एंड अफगानिस्तान, एंड फोर्थ इज योर यूएस एंड कनाडा। तो आपको बताना है कि क्या है ये बेसिकली आपका लापिस लजूली कॉरिडोर इनमें से किसके बीच में, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड आंसर मी। तो ये 3 सवाल हैं आज के, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। आई थिंक आप 1 या 2 आप नहीं जानते होंगे, अदरवाइज आप सब जानेंगे। तो आप मुझे इनके आंसर्स करके बताइए, ठीक है ना। मैं आपको एक एक करके आंसर्स बताता हूँ, आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अब पहला जैसे सवाल है सिडनी डायलॉग, तो सिडनी डायलॉग रिलेटेड है ए विल बी द आंसर, साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, सिडनी डायलॉग के आगे नोट्स बना करके आप लिख लीजिए, ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव है और अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसको अटेंड भी किया था। ये एनुअल समिट है साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का, जो कि डिस्कस करता है फॉल आउट ऑफ द डिजिटल डोमेन एंड क्या लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग ये डिस्कस पूरा करता है। दूसरा सवाल मैंने S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम के बारे में पूछा है। तो इसका पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये लॉन्ग रेंज है, मोबाइल है एंड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ऑपरेशनल रेंज इसकी ओवर 400 किलोमीटर है। दूसरा लेकिन स्टेटमेंट जरूर गलत है, क्योंकि इसमें वही है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इट कैन एंगेज विद एरियल टारगेट सच एज एयरक्राफ्ट एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स ओनली लिख दिया है। ऐसा नहीं है, क्रूज मिसाइल की भी इसको मतलब वो कर सकता है, एंगेज कर सकता है। तो हर तरीके का एरियल टारगेट एंगेज कर सकता है, ठीक है ना। बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये S-400 यानी कि ट्रायम्फ जो है। तो ये एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ये हर तरीके के टारगेट्स के साथ डील कर सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। तीसरा जो सवाल था वो था लापिस लजूली कॉरिडोर इनमें से किनको कनेक्ट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर देयर? तो इसमें लापिस लजूली कॉरिडोर का याद रखिएगा टर्की अफगानिस्तान, ये जो पेयर इसका करेक्ट आंसर है टर्की अफगानिस्तान, सी विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। और आज से हमारी जो सीरीज है करंट अफेयर्स की 2022 यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो वो आज से फॉर्मली ये स्टार्ट हो रही है। वैसे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिए थे उसमें, लेकिन डेट जो है आज से स्टार्ट होने की है। तो आज से वीडियोस में रेगुलर, जैसे मैंने कहा है कि 4 क्लासेस इन अ वीक, उसमें रेगुलरली आपकी अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू पीपल जस्ट उसको ओपन करके, आप लोग जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो लॉग इन कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं लिया और लेना चाहते हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए आप लोग। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड? आपको बताना है कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर की, क्योंकि आपको पता होगा कि कल जो फार्म लॉस थे वो वापस ले लिए गए हैं। तो फिर से एक नए पैनल को बनाने की बात की गई, जिसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। तो आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपकी नज़र में कौन कौन से एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि हैं और जिनको सॉल्व करना ज़रूरी है, और आपको कुछ सजेशंस भी देने हैं कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सजेशंस आप अपनी तरफ से देते हैं। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे आंसर करने की कोशिश आप करेंगे, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, न्यूज आइटम्स में आते हैं। एक न्यूज आइटम एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना में का एक गांव है पोचमपल्ली, याद रखिएगा, पोचमपल्ली विलेज इज इन तेलंगाना एंड इसको इट इज सेट टू बी नेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में पोचमपल्ली को अवार्ड देने वाला है। इट इज सेट टू बी नेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस। अब एक्चुअली में UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव, ठीक है ना। ये किसका इनिशिएटिव है? ये UNWTO का है। तो आपको पहली चीज तो याद रखना है कि UNWTO का इनिशिएटिव है। UNWTO है क्या? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता रहना चाहिए। बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव में इंडिया का कौन सा विलेज लिया जा रहा है? तो यहाँ पे आपको पोचमपल्ली विलेज का नाम याद रखना है, पोचमपल्ली विलेज का नाम। तो ये जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव, इट एम्स टू सपोर्ट विलेजेस टू इनहेंस देयर रूरल टूरिज्म पोटेंशियल। तो विलेजेस का रूरल टूरिज्म पोटेंशियल जो है उसको इंप्रूव करने के लिए, उनको फेयर अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि वो compete कर सके, और इम्प्रूवमेंट के लिए भी उनको कुछ सजेशंस देने के लिए, उनके पीछे गाइडलाइंस देने के लिए आप किस तरीके से रूरल टूरिज्म को इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है वो UNWTO के इस इनिशिएटिव के अंतर्गत किया जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो रिड्यूस द रीजनल इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड डेवलपमेंट। एक इसका एम ये भी है कि जो रीजनल इनइक्वालिटी है, जैसे जो अर्बन रीजन से ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इनकम रहती है। तो लेकिन इस तरीके से अगर आप विलेजेस को भी डेवलप करेंगे तो जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है इस तरीके की डेवलपमेंट में, इनकम में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। देन रूरल डीपॉपुलेशन को कम किया जाएगा, फाइट द रूरल डीपॉपुलेशन। क्या हो रहा है? लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ भाग रहे हैं, तो वो चीज़ कम हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। रूरल एरियाज से लोग जो आ रहे हैं अर्बन एरियाज में, अगर आप रूरल एरिया डेवलप कर दोगे तो लोग नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो डीपॉपुलेशन हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इनहैंस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जब डेवलपमेंट होता है तो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे लोग फिर एजुकेट भी करेंगे, शिक्षा भी बढ़ेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जेंडर इक्वलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा, लड़कियों को, वुमेन को काम मिलेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट ने फार्म लॉस को वापस ले लिया है, 3 जो फार्म लॉस थे। वैसे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि 3 फार्म लॉस कौन कौन से थे, तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो 3 फार्म लॉस सर्च कर लीजिएगा द एग्जाम्स मेड सिंपल के नाम से, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, है ना। लिंक मैं नीचे दे भी दूंगा अभी आपको। ये जो 3 फार्म लॉस मैंने डिस्कस किए थे काफी डिटेल में, 7-8 मिनट में ही मैंने पूरे तीनों फार्म लॉस डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। तो वो चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं, जो अगली न्यूज आइटम इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे वो है पोस्ट नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी उड़ीसा ऑल सेट टू टीच इन ट्राइबल लैंग्वेजेस। अब आप सबको न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का एक इनिशिएटिव पता होना चाहिए, एक डायरेक्टिव पता होना चाहिए कि इसमें जो शुरुआती जो 5 साल है उसमें जो एजुकेशन होगा वो किससे होगा? वो लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्टार्टिंग 5 साल का एजुकेशन है वो मदर टंग में दिया जाने की बात की जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, उड़ीसा में जो है बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। अगर आप देखें तो अगर वहाँ पे स्पोकन लैंग्वेजेस की बात करें तो 21 स्पोकन लैंग्वेजेस हैं विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 74 डायलेक्ट्स, 74 डायलेक्ट्स पे फिर वो डिवाइडेड भी हैं। तो काफ़ी बड़ा ऑनरस टास्क हो जाता है कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज या मदर टंग में पढ़ाने का जो टास्क है। लेकिन ऑलरेडी उड़ीसा ने क्या किया था बहुत पहले, मतलब 10 साल पहले से ही वहाँ पे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। तो उड़ीसा में ऑलरेडी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, तो उस कारण से उनको मदद मिलेगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लिख लीजिए कि उड़ीसा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, समहति प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, राइट डाउन दिस प्रोजेक्ट, समहति प्रोजेक्ट। ये आप लोग केस स्टडी में भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको कभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखना हो तो भी आप केस स्टडी के रूप में मेंशन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज रहेगी। प्रोजेक्ट है समहति विच विल बी एड्रेसिंग द लैंग्वेज इश्यूज फेस्ड बाय द ट्राइबल स्टूडेंट्स इन अर्ली ग्रेड्स और एलिमेंट्री ग्रेड्स। तो एलिमेंट्री क्लासेस या अर्ली ग्रेड्स में जो बच्चों को, ट्राइबल स्टूडेंट्स को लैंग्वेज इश्यूज हैं, फेस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली ये स्टार्ट किया है। उनको सॉल्व करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, समहति प्रोजेक्ट। आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस प्रोजेक्ट। इसको लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, है ना, समहति प्रोजेक्ट। दिस इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि ट्राइबल बच्चों को जो भी लैंग्वेज इश्यूज हैं, यानी कि ये जो अर्ली एजुकेशन
एजुकेशन एलिमेंट्री क्लासेस के लैंग्वेज इशूज हैं, इनको सॉल्व करने के लिए समहति प्रोजेक्ट उड़ीसा ने स्टार्ट किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। तो ये एक अच्छी न्यूज आइटम्स थी। इसके अलावा आज एडिटोरियल में आपको बता दूं, तीनों के तीनों जो है वो फार्म लॉस से ही रिलेटेड है। चाहे आप ये एडिटोरियल देख लीजिए, फार्म लॉस से रिलेटेड है। सीड ऑफ होप देख लीजिए, फार्म लॉस से रिलेटेड है। इसके अलावा एरर करेक्टेड, ये भी फार्म लॉस से ही रिलेटेड है। हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, आई वो डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। यूपीएससी आपसे सवाल नहीं पूछेगा। अगर उसने यूपीएससी ने कोई सवाल पूछा तो जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, 7-8 मिनट का वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, फार्म लॉस से रिलेटेड, वो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करिए। उसमें मैंने भी यही बात बोली थी, फार्म लॉस को वापस लेने की ही बात मैंने कही थी उस वीडियो में भी। तो फाइनली वो आई थिंक 1 साल हो ही गया उस वीडियो को भी, तो 1 साल के बाद वो चीज़ फाइनली हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है आज के न्यूज़पेपर में। तो एक जाफना कल्चरल सेंटर की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जाफना जो है ना, ये श्रीलंका का नदर मोस्ट प्रोविंस है। जैसे जब आप श्रीलंका का इस तरीके से मैप देखते हो ना, तो ये जो इस वाले रीजन, बिल्कुल मैप आप देख लीजिएगा, मैं आपको मैप बना करके दिखा देता हूँ। जैसे ये श्रीलंका का मैप जब आप देखते हो, नीचे इस तरीके से श्रीलंका है, ऊपर जो नदर्न पार्ट है ना, यहाँ पर आपका जाफना पेनिनसुला है। तो जाफना वाला जो पार्ट है वो श्रीलंका का नदर्न पार्ट है। फिर से आप लोग देख लो, इस तरीके से श्रीलंका का मैप होगा और यहाँ पे जाफना होगा, ये नदर्न पार्ट में, यहाँ पे जाफना है। तो ये जाफना कल्चरल सेंटर जो है वो किसने बनाया है? जाफना कल्चरल सेंटर बनाया है इंडिया ने। याद रखिएगा, जाफना कल्चरल सेंटर किसने बनाया है? ये इंडिया ने बनाया है। और ये श्रीलंका के नदर्न प्रोविंस में है, ऑब्वियसली बात है, श्रीलंका के नदर्न प्रोविंस में है। एंड द सेंटर वाज बिल्ट विद एन इंडियन ग्रांट ऑफ $11 मिलियन। तो $11 मिलियन इसके लिए इंडिया ने दिए थे और अब इसका इनॉग्रेशन होना बचा हुआ है। तो इनॉग्रेशन इज स्टिल अवेटिंग फॉर दैट, है ना। तो इसका इनॉग्रेशन होना बचा हुआ है। अब कल का न्यूज़पेपर देखो, मैं क्यों पढ़ाऊंगा, एक और चीज बता दो, कल के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स थे, तो वो भी अपन डिस्कस करने, मैं अब चाहता हूं कि आपसे एक बार डिस्कस करूं। 2-3 अच्छे मुद्दे थे, तो वो एटलीस्ट मैं आपसे डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, है ना। उसके पहले अमेजॉन के बारे में आप देख लीजिए कि अमेजॉन का जो डिफॉरेस्टेशन है दैट हैज सर्ज्ड टू वर्स्ट इन 15 ईयर्स। तो ये केस स्टडी के रूप में आप लिख सकते हैं। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे कहीं पे भी, मतलब क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, वहीं पे आप बोलेगा कि सारी कंट्रीज एक तरफ तो बात करती हैं कि कार्बन न्यूट्रल हो जाओ, ये फला ढिमका हो जाओ, यहीं पे अमेजॉन डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो अमेजॉन में लगभग 15 सालों का वर्स्ट डिफॉरेस्टेशन अभी चल रहा है, ठीक है ना। एंड इट हैज जंप्ड हायर आफ्टर 22% जंप फ्रॉम द प्रायर ईयर। पिछले साल से 22% ज्यादा इंक्रीज हुआ है डिफॉरेस्टेशन। द डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीज्ड 22% मोर देन द लास्ट ईयर, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हैं, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड वहीं पे हम ग्लासगो में बात करके आते हैं, हम बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, हम कल के न्यूज़पेपर में आते हैं, ठीक है ना। कल के न्यूज़पेपर हम थोड़ा सा आ जाए और बता दूं मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो कल के हम न्यूज़पेपर में डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लेज किया है टू क्लीन यमुना बाय 2025। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या कसम खाई कि यमुना को 2025 तक वो सही कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो इसके लिए वो क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी और करंट टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि इन सीटू ट्रीटमेंट करेंगे। देखो, 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है इन सीटू ट्रीटमेंट और दूसरा होता है एक्स सीटू ट्रीटमेंट। इन सीटू मतलब जब आप उसी लोकेशन पे ही ट्रीटमेंट करते हो तो वो इन सीटू कहलाता है, और एक्स सीटू कहलाता है जब आप उसको कहीं दूसरी जगह पे ले जाके करते हो तो वो एक्स सीटू कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सीटू ट्रीटमेंट की बात की गई है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा। तीसरा इन्होंने कहा है देयर विल बी ए क्रैकडाउन ऑन द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड जीरो टॉलरेंस फॉर द डिफॉल्टर्स। ऑब्वियस सी बात है, क्रैकडाउन उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है यमुना में छोड़ दिया जाता है उसके अगेंस्ट क्रैकडाउन करेंगे, और डिफॉल्ट जो करेगा, जो डिफॉल्टर्स होंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग। इसके अलावा डीसिल्टिंग ऑफ इंटायर सीवर नेटवर्क एंड जे क्लस्टर्स विल गेट प्रॉपर सीवर कनेक्शंस, ये सारी इन्होंने बोली है। देन दिल्ली गवर्नमेंट टू कनेक्ट एवरी हाउस होल्ड टू द सीवर नेटवर्क। दिल्ली गवर्नमेंट हर घर को सीवर नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास करेगी ताकि जो गंदा पानी है, सीवेज का पानी है, ये सारा वहाँ ना जाए, कहाँ ना जाए, ये सारा यमुना में ना चला जाए। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख सकते हैं।
थोड़ा हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं WTO के बारे में। WTO के बारे में थोड़े फैक्ट्स आपको बता दूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सक्सेसर है GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बॉडी थी वो थी GATT बॉडी थी, GATT बॉडी थी जो 1948 के आसपास बन गई थी, और GATT के बाद ये 94-95 के टाइम पे WTO बनाई गई है। एक्चुअली 1986 से 1994 तक उरुग्वे राउंड चलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उरुग्वे राउंड बोलते हैं 1986 से 1994 तक, जब गैट को एक नया फॉर्म देने की बात चल रही थी, और उसके बाद गैट को बंद करके WTO स्टार्ट किया गया। और 1994 में आपका मराकेश, मोरक्को में एक एग्रीमेंट होता है, मराकेश एग्रीमेंट होता है, याद रखिएगा। WTO का एग्रीमेंट है 1994 में हुआ मराकेश एग्रीमेंट, जिसके बाद WTO 1 जनवरी 1995 से काम करना शुरू किया है। WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड रिलेटेड रूल्स देखता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, दो कंट्रीज कोई अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए ट्रेड में, ये सारी चीजें चेक करने का काम WTO का है। 164 मेंबर्स हैं एज पर नाउ, 164 मेंबर्स है जिसमें यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स भी हैं जिसमें ईरान, इराक, लिबिया, भूटान आते हैं। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है, चाहे वो 1947 के गैट की बात हो, चाहे वो WTO की बात हो, दोनों के ही फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया था। तो याद रख सकते हैं गैट का भी फाउंडिंग मेंबर में इंडिया था और WTO के फाउंडिंग मेंबर में भी इंडिया था। तो ये आप चीज याद रख सकते हैं। जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है इसकी कौन है, वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। तो ये भी आप एक चीज याद रख सकते हैं। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो में एक व्यक्ति को छोड़ दिया था, एक व्यक्ति को एक्विट कर दिया था। उस व्यक्ति ने एक चाइल्ड को ग्रोप किया था कपड़ों के ऊपर से, ठीक है ना, मतलब कि अबव द क्लॉथ्स, ओवर द क्लॉथ्स उस व्यक्ति ने बच्चे को ग्रोप किया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया था और यह कहा था कि चूंकि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है, देयर हैज नॉट बीन एनी स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इस कारण से उस व्यक्ति के ऊपर जो एक्यूजेशन है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था और इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस एक्विटल को क्वैश कर दिया है एंड कहा है कि दिस इज एन एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन उन्होंने कहा है। एंड उस व्यक्ति को चार्ज किया जा रहा है अंडर द पॉक्सो सोनली ऑन द ग्राउंड दैट ही ग्रोप्ड द चाइल्ड ओवर द क्लॉथ विदाउट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब कि उस व्यक्ति को इसीलिए क्योंकि उसने ग्रोप किया था, द इंटेंट वॉज देयर। अब सुप्रीम कोर्ट की जो बात है वो आप लोग समझ लीजिए, उन्होंने ये कहा है द एक्ट ऑफ टचिंग अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ द बॉडी विद सेक्सुअल इंटेंट विल नॉट बी ट्रिवियलाइज्ड एंड नॉट एक्सक्लूडेड अंडर द सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अब सेक्शन 7 होता है पॉक्सो एक्ट का, जो कि ये बोलता है कि अगर पेनिट्रेशन है या आप उसके ब्रेस्ट टच कर रहे हो चाइल्ड के, या वेजाइना टच कर रहे हो या पीनिस टच कर रहे हो, तो इस तरीके का कोई भी अगर आप टच करते हो बॉडी पार्ट जो कि सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल बॉडी पार्ट है, तो सेक्शन 7 है पॉक्सो एक्ट का, जो कि उसके अंदर उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि ओवर द क्लोथ्स हुआ था तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको एक्विट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो, आपका जो सेक्सुअल इंटेंट है दैट इज सफिशिएंट इनफ टू बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। जो आपका सेक्सुअल इंटेंट रहेगा दैट विल बी सफिशिएंट, एंड इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस चीज को हम ट्रिवियलाइज नहीं होने दे सकते क्योंकि क्लोथ्स के ऊपर से टच किया गया था, ये चीज है, बट ग्रोपिंग वाज देयर, ठीक है ना। हूसोएवर विद द सेक्सुअल इंटेंट टचेस द वेजाइना penis, whosoever with the sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person or does any other act with sexual intent with which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault। sexual assault माना जाएगा, है ना, without penetration अगर ये सारी चीजें टच की जाती हैं। अब यहाँ पे over the cloths है कि under the cloths है कि
वो मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा क्या कि वहां सेक्सुअल इंटेंट था। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत ज्यादा अच्छा एक इंटरप्रिटेशन है जो कि उस एक्ट का है। एंड बॉम्बे हाई कोर्ट का तो मुझे पता नहीं, एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन मुझे भी लग रहा था। मैंने जब ये इंटरप्रिटेशन की बात की थी तब भी मैंने यही चीजें बोली थी, और आज सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज बोल रहा है कि ये इट्स एन एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन है ना। तो दैट इज मतलब प्रिटी एब्सर्ड, आप सबने जिसने पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा है, एंड उन्होंने ये कहा है कि देखो आप लोग, बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए सजेशन भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यू शुड नॉट लुक फॉर एम्बिग्यूटी इन द वर्ड्स। आपको जो इंटरप्रिटेशन करना है आपको समझ में आना चाहिए कि जो लॉ है उसका इंटेंट क्या है। इंटेंट ऑफ द लॉ विल बी ट्रिवियलाइज्ड। अगर आप इस तरीके से लोगों को छोड़ दोगे तो उस लॉ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कल से बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल को कोई व्यक्ति सर्जिकल मास्क, ग्लव्स पहन ले और उसके बाद किसी चाइल्ड को ग्रोप करे और किसी चाइल्ड के साथ इस तरीके से सेक्सुअल हैरासमेंट करे, तो आप उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि उसने सर्जिकल ग्लव्स लगा रखे थे एंड देयर वाज नो स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि दिस इज वेरी एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन, एंड इसलिए उस व्यक्ति को छोड़ना सही नहीं रहेगा। ही शुड बी चार्ज अंडर द पॉक्सो एक्ट सेक्शन 7 ओनली। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छी न्यूज आइटम थी ये, और इसको जरूर इसको याद रखना। The heavy lifting on the climate action must begin। अब यहाँ जो ऑथर ने आर्टिकल लिखा है, ऑथर का आर्टिकल है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एंड ग्लासगो समिट। तो ग्लासगो के बाद जो एक्ट करने का सही समय है, ऑथर ने कहा है कि वो यही सही समय है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा भी क्लाइमेट बच पाए, जो कि इनका टारगेट है पेरिस क्लाइमेट डील का कि 1.5 डिग्री माने कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग बाय नाउ। ऑलरेडी इंडिया के टारगेट्स की बात ऑथर ने कही है कि जो इंडिया ने टारगेट्स लिए हैं काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग है। वैसे तो 2070 में हमने बोला है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके अलावा हमने ये कहा कि 2030 तक हम 500 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी कहा है कि 50% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रहेगी। फिर हमने ये भी कहा है कि 1 बिलियन टन तक हम कम कर देंगे कार्बन एमिशन। इसके अलावा हमने ये भी कहा कि जो हमारी कार्बन इंटेंसिटी है इकोनॉमी की, वो हम 45% तक ला देंगे, है ना। वी विल रिड्यूस इट टू दैट लेवल एज वेल। तो ये सारे हमारे कुछ अच्छे प्लेजेस हैं, ऑलरेडी अच्छी बात है। एंड ऑथर ने कहा है कि इसमें ऑब्वियस सी बात है कि हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज ऑथर ने कि इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर बताइए कि अभी एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम पेरिस से ग्लासगो तक में जहां तक आए हैं, टारगेट सेटिंग हमने बहुत ज्यादा की है। लेकिन हमने एक्शनेबल जो मतलब ऑन ग्राउंड जो एक्शन किया है वो बहुत कम किया है। तो ऑथर ने कहा कि पूरा वर्ल्ड जो लगा हुआ है ना, टारगेट सेट करने में लगा है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्शन जो है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज टारगेट्स हैज बीन ट्रिवियलाइज्ड। तो ऑथर का ये कहना है कि हमने टारगेट सेटिंग इतनी ज्यादा कर ली है कि उसके लिए एक्शन लेने के लिए हम मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। तो ऑथर ने यही कहा कि अभी जैसे हम लॉन्ग टर्म में इतने टारगेट्स बना रहे हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि हम लॉन्ग टर्म की बातें इतनी ज्यादा कर रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। एक इसका बहुत ही मेजर इशू ये आता है, देखो हमने बोला कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, चाइना ने बोला 2060 तक हो जाएंगे, अमेरिका ने बोला 2050 तक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है फ्यूचर में डाल दी जा रही हैं। दूसरी चीज ऑथर ने कही, इसका जो इंपॉर्टेंट है ये है कि आपकी गवर्नमेंट तो अभी है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात आप कर नहीं रहे हो, फ्यूचर में जो चीज है वो आप दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे हो। दैट इज द थिंग, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। आज आप पावर में हो तो आज आप क्या करोगे? आपने बात कर ली 2040 की बात कर ली, तो क्या 2040 में आप पावर में रहोगे? पहला सवाल तो ये है। दूसरी चीज कि 2036 तक सपोज करो आप पावर में रहते हो और 2036 में कोई दूसरी पार्टी पावर में आती है, तो क्या उस 4 साल में वो आपके एक्शंस को सही कर पाएगी? अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं उठाएंगे तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? तो ऑथर ने ये भी कहा है कि ये जो चीजें हैं ये हमको एज अ होल समझना चाहिए कि हमको शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी रखने चाहिए, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन हमको शॉर्ट टर्म भी रखने चाहिए, ठीक है ना। तीसरी चीज ऑथर ने कहा है, बाय कॉलिंग आउट ऑन कंट्रीज टू स्ट्रेंथन टारगेट्स टू अलाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट ऑब्जेक्टिव्स विदाउट एक्सप्लिसिटली कंसीडरिंग दैट कंट्रीज हैव डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब यहाँ पे इन्होंने डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में ऑथर ने कहा है कि आप क्या बोल रहे हो, सारी कंट्रीज से आप कॉल कर रहे हो भैया आपने टारगेट्स बढ़ाओ।
भैया अपने टारगेट से स्ट्रेंथन करो, है ना, आपको मजबूत करना पड़ेगा, सब कुछ कर। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि ये वो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबल स्टेज में है, जिनको की फेयर ट्रीटमेंट गारंटी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना कार्बन जो उनका बजट जो उनका कार्बन बजट के ऊपर जो उनका परसेंटेज है वो उनका ज्यादा है, आपका ज्यादा नहीं है। आपने तो ऑलरेडी अपना कार्बन बजट एग्जॉस्ट कर लिया है, आपने तो दूसरों का भी कार्बन बजट ले लिया। अब भी आप अगर आप आज से एक्ट नहीं कर रहे हो, आज भी आप बोल रहे हो कि तो हम 2050 में कार्बन न्यूट्रल होंगे, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग कि डेवलप्ड कंट्रीज को शर्म आनी चाहिए, है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जब ये डेवलपिंग कंट्रीज को और इंडिया जैसी कंट्रीज को बोलते हैं कि आप कार्बन न्यूट्रल क्यों नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली दैट इंडिया ने भी फेज आउट की जगह जैसे फेज डाउन जो वर्ड किया था, कहीं ना कहीं हमको भी बहुत सही किया था, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा सही किया। क्यों हम अपना डेवलपमेंट इनिशिएटिव छोड़े। और यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत ही प्यारी बात बोली है कि ये जो $100 बिलियन की एड बोलते हैं ना, एड बोलते हैं इसको, ये जो फॉरेनर्स हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, ये कहते हैं दिया भी नहीं है, अभी दिया नहीं है, $100 बिलियन दिया नहीं है, इन्होंने दिखाए हैं, बस दूर से सब्ज बाग दिखाए हैं, इसको ये एड बोलते हैं। एक्चुअली में ऑथर ने कहा कि एड नहीं है, ये उनका हक है। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपना डेवलपमेंट में अपना पार्ट छोड़ करके क्लाइमेट की जो क्लाइमेट चेंज को रोकने की फाइट है उसमें पार्टिसिपेट करें और अपना बढ़ा हुआ रोल दिखाएं, तो ये आप उनको एड नहीं दे रहे हो, आप ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, दिस इज देयर राइट टू गेट दैट थिंग। और वो आपने दिया भी नहीं अभी तक आपने सिर्फ बातें की, फिर वही चीज फ्यूचर में 2025 में डाल दिया है सारी चीजें। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि आप ये सही समय रहेगा कि आप उसमें एक्ट करना शुरू करें, दैट इज द थिंग। एंड फाइनेंस जो रहेगा उसका सेंट्रल मुद्रा रहेगा। जैसे इंडिया ने कहा है कि हमको $1 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी लगभग, है ना, 10 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है ना, रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसफर करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये सारी चीजें ऐसे तो नहीं होगी। कोल पावर प्लांट आपको बंद करने हैं और आपको ये करना है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए पैसा लगेगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। I hope you got clarity regarding that. यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज कही है कि ग्लासगो में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई, 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आए। पहली चीज द पेरिस रूल बुक जो था उसमें दैट वर कंप्लीटेड ग्लासगो में हुआ। पहला ये था कि ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क वाज कंप्लीटेड। ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क मतलब कि विच इंक्लूड्स रिपोर्टिंग रूल्स एंड फॉर्मेट्स फॉर एमिशन प्रोग्रेस एंड प्लेजेस एंड फिनेंस कंट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क कंप्लीट हुआ। पहली ये 2 चीजें लिख लेना आप लोग अपने नोट्स में। ये ग्लासगो में जो 2 चीजें कंप्लीट हुई उसमें से पहली चीज है ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत रिपोर्टिंग रूल्स बनाए गए हैं, फॉर्मेट्स बनाए गए हैं एमिशन जिनको ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा प्रोग्रेस प्लेज में कितनी प्रोग्रेस हो गई है, फिनेंस में कितना किस कंट्री ने कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अच्छी बात ये कि सेपरेट जैसे इंडिया और दूसरी जो कंट्रीज है उन्होंने कहा कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दूसरे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तभी ट्रांसपेरेंसी और तभी ये क्रेडिबिलिटी आएगी, है ना। तो दैट इज अनदर थिंग, इसीलिए शायद फेज आउट फेज डाउन हुआ है। दूसरी चीज कंप्लीट हुई वो है कार्बन मार्केट रूल्स। एग्रीड रूल्स बनाए गए फॉर द कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट आप सबको पता होगा, कार्बन मार्केट पहले भी कार्बन क्रेडिट्स जो थे, कार्बन सर्टिफिकेट्स थे, वो ट्रेड किए जाते थे। किसी कंट्री ने कम एमिट किया है, किसी कंट्री ने ज्यादा एमिट किया, तो ज्यादा एमिट करने वाली कंट्री कम एमिट करने वाली कंट्री से कार्बन सर्टिफिकेट खरीद लेती है ना, उसके एवज में उनको पैसा देते हैं। तो ये जो रूल्स हैं वो रूल्स कंप्लीट एग्रीड किए गए हैं। एग्रीड रूल्स हैव बीन फाउंड फॉर कार्बन मार्केट्स, है ना। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। ये 2 चीजें हैं जो कंप्लीट हो गए, ठीक है, 2 चीजें जो हैं जो कि किए गए हैं कंप्लीट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। इंडिया नीड्स $10 ट्रिलियन टू मीट द नेट जीरो टारगेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिया को $10 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी टू मीट द नेट जीरो टारगेट। अब इन्होंने यही कहा है कि अगर इंडिया को अपना गोल पूरा करना है नेट जीरो का, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का, तो $10 ट्रिलियन यानी कि 700 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस हुआ है क्लाइमेट एंड एनर्जी रिसर्च फर्म द्वारा। क्लाइमेट एंड एनर्जी रिसर्च फर्म, इट्स अ एनर्जी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस, इसने इस चीज को बोला है, ठीक है ना। सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस CEW ने बोला है। ये एक्चुअली में काउंसिल ऑफ फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसर्च है। इट्स अ थिंक टैंक, याद रखेगा, काउंसिल फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसर्च, इट्स अ थिंक टैंक। एंड इसने बोला
बोला कि $10 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से $8.4 ट्रिलियन की जरूरत तो किस में हो जाएगी, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एंड अनदर $1.5 ट्रिलियन विल बी इन्वेस्टेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर सेटिंग अप द ग्रीन हाइड्रोजन, एंड ये सारी चीजें सेटअप करने के लिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि इंडिया को $10 ट्रिलियन की जरूरत क्यों है, कहाँ से है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी एज वेल, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज नहीं दिख रही है मुझे। एक जो न्यूज है वो है रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसीज ट्रीटिंग देम एज स्पेकुलेटिव एसेट। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर कर रही है, इज कंसीडरिंग अ प्रपोजल टू टैक्स द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस इन द कंट्री। यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है एक प्रपोजल को जिसमें कि क्रिप्टो करेंसीज के जो ट्रांजेक्शंस है कंट्री में उनको टैक्स किया जाएगा। द मूव वुड ब्रिंग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग विच हैज स्टिल डेट हैपेंड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द लॉ इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी। तो अगर इसमें टैक्स लेना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, तो अभी तक क्रिप्टो करेंसी जो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ लॉ थी वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी गवर्नमेंट जो है वो इसको कभी भी इसको करेंसी का वो नहीं देगा, दर्जा नहीं देगा, यानी कि करेंसी का दर्जा जरूर गवर्नमेंट नहीं देगा, इसको एक स्पेक्युलेटिव एसेट की तरह रखेगा। स्पेक्युलेटिव एसेट मतलब कि जो स्पेकुलेशन पे काम करे, जो कभी बढ़ भी सकता है कभी घट भी सकता है। स्पेक्युलेटिव एसेट मतलब फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा जरूर रहेगा लेकिन ये करेंसी नहीं बन सकता। एक्चुअली में गवर्नमेंट भी इससे थोड़ा अवर्स है। आरबीआई ने तो पूरी तरीके से मना किया, आरबीआई ने तो पूरी तरीके से मना किया क्योंकि ये जो लोकल करेंसी रहती है उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देती है। इस तरीके का जो बैड मनी रहता है ना, ये जो पैसा रहता है वो लोकल करेंसी जो गुड मनी है उसको उसकी वैल्यू को घटा देगी। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है, आरबीआई का इसके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं, आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं कर सकता इस तरीके से, है ना। इसके निकलने, इसकी सप्लाई भी लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है। मनी जैसा देखो क्या होता है कि जैसे मनी है, रुपया है हमारा, उसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है। आरबीआई चाहे तो नोटें और छाप सकता है, जब चाहे तब कर सकता है, लेकिन ये जो है ये माइनिंग पे डिपेंडेंट है। बिटकॉइन इस तरीके से रहता नहीं है, इसकी जो वो है वो लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है इस कारण से इसको रेगुलेट किया जाना आरबीआई के लिए बहुत ही कठिन रहता है। और दूसरा, आरबीआई खुद का भी एक लीगल करेंसी के रूप में भी एक निकालने वाला, जैसे चाइना कर रहा था ना अपनी खुद की करेंसी उन्होंने निकाली है डिजिटल करेंसी, वैसे आरबीआई भी एक डिजिटल करेंसी निकालने वाला है। तो ऐसे में बिल्कुल ये इनको कभी भी क्रिप्टो करेंसी को कभी भी वो करेंसी का दर्जा नहीं देंगे इंडियन करेंसी का, लेकिन हाँ इसको स्पेकुलेटिव एसेट के रूप में जरूर रखा जा रहा है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जिसने रिकमेंड किया है दैट क्रिप्टो करेंसीज बी रेगुलेटेड रादर देन बैंड। तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जिसने की ये सजेशन दिया है कि क्रिप्टो करेंसीज को आप रेगुलेट करिए, बैन मत करिए, ठीक है ना। एंड एक बिल भी आने वाला है जिसमें कि ये देखा जाएगा कि कुछ टैक्स और इन सब की चीज़ों की और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे इनके ट्रांजैक्शंस के लिए उन्होंने बोला है कि किया जा सकता है, कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने जरूर पूरी तरीके से मना कर दिया, शक्तिकांत दास जी ने पूरी तरीके से मना किया है। उन्होंने कहा कि भैया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी को कभी भी करेंसी के लेवल पे मत लाना। एंड ग्रीशम्स लॉ आप सबको पता होगा, ग्रीशम्स लॉ बोलते हैं ना कि जब बैड मनी आती है, बैड मनी इट ड्राइव्स आउट द गुड मनी, है ना। गुड मनी को ड्राइव आउट कर देता है बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी, दिस इज द ग्रीशम्स लॉ। तो वो भी एक लॉ है जिसको जो कि अगर फॉलो होने लगा तो हमारे रुपए की वैल्यू घटने लगेगी और इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी विल टेक ओवर दैट, है ना। तो एक स्पेकुलेटिव एसेट के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे जिस्ट देख लो, विद क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन गेनिंग पॉपुलैरिटी अमंग सिटीजंस, सेंटर हैज बीन कंपेल्ड टू टेक अ स्टैंड ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ दीज करेंसीज। मैंने आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था ये कि बिटकॉइन इज लीगल, है ना। एक स्टेटमेंट था बिटकॉइन इज लीगल और दूसरा स्टेटमेंट था जो भी रहा हो, लेकिन बिटकॉइन लीगल है या नहीं? हाँ लीगल है, लीगल जरूर है, ये एक चीज है, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। लीगल है, अगर लीगल नहीं होता तो ये सब बिटकॉइन में जो भी मोबाइल में बिटकॉइन अगर आपने रखा है तो आपको जेल हो जानी चाहिए थी ना। तो वो याद रखिएगा, लीगल और लीगल टेंडर में डिफरेंस है। तो लीगल टेंडर नहीं है, उसी के स्टेटस के ऊपर बात की जाएगी। एंड सेंटर माइट नॉट बी सो कीन ऑन बैनिंग द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आउटराइट बट मे इंस्टेड वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन द रीसेंट सर्च। तो वही वाली बात है कि जो क्रिप्टो करेंसीज में सर्च हुआ है उसको कैपिटलाइज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट उस पर टैक्स जरूर लगा सकती है। एंड आरबीआई ने लेकिन जरूर कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हार्मफुल है स्टेबिलिटी के लिए और इसको हमको नहीं करना चाहिए।
That is the thing which is important. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.